भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये शब्द थे देश की सबसे ताकतवर नेत्री और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, जो उन्होंने देश की जनता से 26 जून 1975 को आकाशवाणी के जरिए कहे। संदेश साफ था कि अब देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो चुका है, लेकिन भारत में आपातकाल भी लागू हो सकता है। इसका तब के दिग्गज नेताओं को अंदाजा नहीं था। न्यूज रीडर की जगह तब इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की। दरअसल आपातकाल से पहले यानी 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण की जनसभा हो रही थी। वो दिन भी बहुत गर्म था और राजनीतिक सरगर्मियां भी बहुत तेज थीं। जेपी इंदिरा की तानाशाही को खुली चुनौती दे रहे थे। उधर इंदिरा और उनके छोटे बेटे संजय ने इमरजेंसी लगाने की गुप्त योजना बना ली थी, लेकिन देश में आपातकाल लगने की पृष्ठभूमि जेपी के भाषण से ही तैयार नहीं हुई। इसकी स्क्रिप्ट 13 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह की कलम से लिखे उस फैसले ने लिख दी थी। दरअसल हाई कोर्ट में राजनारायण की याचिका पर सुनवाई की जानी थी। राजनारायण ने इंदिरा पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना जैसे 14 आरोप लगाए थे और 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया गया था और सबको इंतजार था 12 जून 1975 को आने वाले फैसले का। इस दिन की उस सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि आज तो रायबरेली चुनाव को लेकर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आना है ना। इस पर वहां मौजूद इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। इसके पीछे संजय का तर्क ये था कि इंदिरा के खिलाफ कोर्ट जाने वाले समाजवादी नेता राजनारायण के वकील शांति भूषण उस दिन कोर्ट में नहीं थे और इंदिरा के वकील एसी खरे ने बताया था कि सारा इंतजाम हो गया है। ठीक 10 बजे जस्टिस जगमोहन सिन्हा अदालत में पहुंचे। उनके सामने 259 पन्नों का फैसला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ निष्कर्ष ही पढ़ेंगे। इसके बाद जज ने फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाता है। जस्टिस सिन्हा के फैसले ने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। खुद जगमोहन सिन्हा को अंदाजा नहीं था कि उनकी कलम से कौन सा अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरगर्मी बहुत तेज थी, एक सफदरजंग रोड से भी कहीं ज्यादा। उस वक्त कोर्ट में शोर शराबा इतना ज्यादा था कि जज ने अगली लाइनों में क्या कहा किसी को सुनाई नहीं दिया। इंदिरा गांधी के वकील एसी खरे के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। इधर राजनारायण और उनके समर्थकों ने भारी दोपहरी में दिवाली मनाना शुरू कर दिया। कोर्ट के फैसले की कॉपी न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिल गई। इंदिरा के प्राइवेट सेक्रेटरी ने संजय गांधी को इसकी सूचना दी, जो उस वक्त गुड़गांव के अपने मारुति प्लांट में थे। वो तुरंत इंदिरा के पास पहुंचे। इंदिरा ने मदद के लिए संजय की तरफ देखा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो एक सफदरजंग के भीतर बेचैनी बढ़ गई। अभी इस मुसीबत से निकलने के लिए इंदिरा और संजय माथापच्ची कर ही रहे थे कि गांधी के राज गुजरात से एक और झटका देने वाली खबर आई, ये बताने के लिए कि एक सफदरजंग रोड पर मची जयकार सूबों में चटक रही है। गुजरात में भी विद्रोह की चिंगारियां निकलने लगी हैं। छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन हाथ से निकलता जा रहा था। 12 जून की उस रात एक सफदरजंग रोड पर कोई सोया नहीं। सारी रात संजय गांधी अपनी कोर टीम के साथ आगे की रणनीति बनाते रहे। इसके तहत ही यह तय किया गया कि हर रोज सफदरजंग रोड के आसपास सिर्फ जनसैलाब होगा, जिसकी लहरों पर इंदिरा का नाम लिखा होगा, जिसकी गूंज सिर्फ इंदिरा इंदिरा के रूप में सामने आएगी। संजय को पता था कि भीड़ उनकी मां की कमजोरी है। इससे इंदिरा को ताकत मिलेगी और इंदिरा का टूटा आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा। 13 जून को दिल्ली में चलने वाली डीटीसी की 983 बसें सिर्फ कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ढोने में लगा दी गईं। हर रोज संजय का भाषण होता, जिसमें इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंदिरा का नाम दिया जाता। उधर जोश में आया विपक्ष इंदिरा का इस्तीफा चाहता था और संजय गांधी ने यह तय कर लिया था कि इस्तीफा किसी हाल में नहीं होगा। 15 जून को संजय ने अपनी चौकड़ी के 2 सदस्यों बंशीलाल और आर.के. धवन से मिलकर यह तय किया कि इंदिरा का ताज बचाने के लिए जरूरी हुआ तो इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। बाहर भले ही भनक नहीं थी, लेकिन अंदर साफ हो गया कि इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर सत्ता में बनी रहेगी। अब संजय की कोर टीम के सामने सवाल था कि वो अपनी रणनीति पर चलने के लिए इंदिरा को कैसे तैयार करें। एक बार तो इंदिरा के दिमाग में ये बात भी आई कि जब तक वो कानूनी पचड़े से निकल नहीं जाती तब तक पद छोड़ दें, लेकिन सवाल ये था कि प्रधानमंत्री
कौन बनेगा। इंदिरा गांधी इस्तीफे के बारे में सोच रही थी। उधर प्रधानमंत्री पद के लिए राजनीतिक गलियारों में 4 नाम गूंजने लगे। ये 4 नाम जगजीवन राम, वाईवी चौहान, स्वर्ण सिंह और कमलापति त्रिपाठी के थे। इन चारों में जगजीवन राम ने कभी अपनी महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं, लेकिन सवाल था कि क्या वो अपनी कलम से इंदिरा का फैसला लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी थे, जो सत्ता को हर कीमत पर अपने कुर्ते की जेब में रखना चाहते थे। संजय ने इंदिरा गांधी को साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की भूल गलती से भी मत करना, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के बागियों समेत समूचा विपक्ष था, जिसकी अगुवाई करने खुद जेपी दिल्ली आने वाले थे। इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मोर्चाबंदी तेज हुई, जो संजय के समझाने पर इंदिरा ने 20 जून को वोट क्लब में जबरदस्त भाषण दिया। इस रैली में 10 लाख लोगों के आने की खबर आई, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह थी कि इंदिरा का फैमिली एल्बम वोट क्लब पर दिखा। दोनों बेटे राजीव और संजय, दोनों बहुएं सोनिया और मेनका, पोते राहुल और पोती प्रियंका। उस रैली में इंदिरा भावुक भी हुई थी और विपक्ष पर हमलावर भी। इस भाषण को दूरदर्शन पर 25 मिनट तक दिखाया गया, जिस पर उस जमाने में दूरदर्शन ने 7,500 रुपए खर्च किए। इस भाषण के अंत में इंदिरा ने कहा, अब आप घर जाइए और बॉबी फिल्म का मजा लीजिए। उस जमाने में दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाना बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त बॉबी सिनेमा घरों में चल रही थी और ऐसी फिल्म का टीवी पर दिखाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यह हुआ और इसके होने के पीछे लोगों के दिमाग का डाइवर्जन था, ताकि लोग विपक्ष की तरफ ध्यान न दें। 20 जून को उस दिन वोट क्लब पर इंदिरा की रैली हुई, तो उसी दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। और इसी बीच विपक्ष ने तय कर लिया कि 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी की रैली होगी। अब लक्ष्य वोट क्लब से बड़ी जनसभा करने का था। जेपी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट में देरी हुई। लेकिन जेपी के इरादे अटल थे। वो ट्रेन से ही पटना से सीधे दिल्ली रवाना हो गए और 24 जून को जेपी दिल्ली में थे। उनकी धमक ही इंदिरा के लिए कम बड़ा धक्का नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR अय्यर ने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर सकती। इससे विपक्ष का हौसला आसमान छूने लगा। 25 जून की शाम रामलीला मैदान में जैसे भीड़ दिखी, वैसी भीड़ पहले कभी इकट्ठा नहीं हुई। मैदान में पांव रखने की जगह नहीं थी। जनसैलाब रामलीला मैदान से संसद भवन तक फैल चुका था और जब जेपी ने इंदिरा की सत्ता को चुनौती दी तो एक सफदरजंग रोड दहल उठा। उस दिन जेपी ने वहां मौजूद सभी लोगों को कसम खिलाई कि हमला चाहे जैसा भी हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था। यानी आंदोलन अहिंसक होगा और इसी के बलबूते हम इंदिरा की तानाशाही को खत्म करेंगे। और जेपी की शपथ पर लाखों लोग मुट्ठी बांधकर खड़े हो गए। वो बंधी मुट्ठियां इंदिरा के दिल में जमे डर को और जमा रही थी। उधर रैली खत्म हुई, उधर इंदिरा रात 8 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची, या यूं कहें कि उन्हें इमरजेंसी लगाने की सूचना देने। 25 जून की उस रात करीब 12 बजे इमरजेंसी का सरकारी हरकारा इमरजेंसी का मसौदा लेकर राष्ट्रपति के भवन पहुंचा, राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए। आधी रात जब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के मसौदे पर हस्ताक्षर किए तो उसी रात लोकतंत्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन चुका था। संविधान की धारा 21 तक निलंबित कर दी गई थी, जिसकी वजह से हर नागरिक को जीने का अधिकार मिला हुआ है। प्रेस पर रोक लगा दी गई ताकि जेपी के भाषण को कोई भी ना पढ़ सके, लेकिन देश में आपातकाल लग चुका है। तब इसकी जानकारी भी चंद लोगों को थी, यहां तक कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट को भी नहीं पता था। 26 जून को कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसमें किसी भी मंत्री ने इमरजेंसी पर चू तक नहीं किया। सब ने इसे सही ठहरा दिया। दरअसल इंदिरा गांधी के मंत्रियों को भी सुबह ही पता चला कि इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सब पता था। ये पता था कि सबसे पहले किसे गिरफ्तार करना है, कौन सत्ता की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा है। ये कोई और नहीं, जयप्रकाश नारायण ही थे, जो इंदिरा और उनके बेटे संजय की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहे थे। 25 जून की रात गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी
रुके हुए थे। उन्हें रात को जगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर्फ जेपी को गिरफ्तार ही नहीं किया, हर उस आवाज को गिरफ्तार कर लिया जो इंदिरा की हुकूमत के खिलाफ उठ रही थी। और आकाशवाणी पर एक आवाज आई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून की सुबह 8 बजे जब इंदिरा ने आकाशवाणी पर यह बताया कि देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, तब इंदिरा के विरोधी तमाम नेता सलाखों के पीछे थे और इसके साथ शुरू हुआ दमन का वो खेल जिसने 19 महीने तक लोकतंत्र को कोमा में रखा। सत्ता के गलियारों में बस इंदिरा के बेटे संजय की हनक थी और उसके हुक्म पर चलने वाली युवा कांग्रेस की टोली। संजय को लगता था कि इमरजेंसी के साए में हिंदुस्तान के नौजवान कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाकों में रहने वालों के घरों में सौंदर्यकरण के नाम पर बुलडोजर चलवा दिया गया। जबरन नसबंदी ने लोगों को बुरी तरह हिला दिया। इन सब के बीच विपक्षी नेताओं पर सरकारी शंका बनी रही। डायनामाइट कांड से मशहूर हुए जॉर्ज फर्नांडिस को जब अदालत में लाया जाता था तो हाथों में हथकड़ी और कमर में तानाशाही की जंजीर बंधी हुआ करती थी। 19 महीने तक तमाम इंदिरा विरोधी नेता जेल में रहे। सिर्फ सन्नाटा जिसे इंदिरा और उनके करीबियों ने अपने पक्ष में समझा। सत्ता की इसी दबी नासमझी ने लोकतंत्र के लिए रास्ता साफ कर दिया और 19 महीने के बाद इमरजेंसी का काला साया देश पर से हट गया। 1977 के जनवरी महीने में जब इमरजेंसी हटी तो इंदिरा को यकीन था कि वे चुनाव करवाकर प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे। उधर जेपी को भी भरोसा नहीं था कि वे इंदिरा को हरा पाएंगे, लेकिन जेपी की पहल पर समूचा विपक्ष एकजुट हुआ। इंदिरा इससे पहले परेशान तो हुई, लेकिन असली परेशानी कांग्रेस के अंदर से तब शुरू हुई जब जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी संतपति कांग्रेस छोड़ विपक्ष के साथ मिल गए और 1997 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। इंदिरा हारी, संजय हारे और 19 महीने जेल में बिताए लोगों को जनता ने अपना हीरो बनाया। 1977 के चुनाव में वैसे तो कोई जीता हो, कोई हारा हो, असल में उस दिन लोकतंत्र जीता और तानाशाही हारी और बता दिया कि लोकतंत्र का गला घोटने वालों का यही अंजाम होगा। आज इस घटना को 44 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो 19 महीने जब लोकतंत्र कोमा में रहा वो आज भी सबके जहन में है, क्योंकि आंतरिक अशांति का खतरा होने, बाहरी आक्रमण होने और वित्तीय संकट के हालात में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और इस देश ने 1962 में चीन के साथ और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान आपातकाल का दौर देखा था, पर यह बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया था। लेकिन 25 जून 1975 की मध्य रात्रि से 21 मार्च 1977 के बीच जो आपातकाल का दौर देश ने देखा वह आंतरिक अशांति के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था, जिसने देश को ऐसे अंधकार में झोंक दिया जिसका जिक्र जब भी आता है तो मन सिहर जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।